नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन है। अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। आज भी चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के बीच तबाही भी जारी है और विनाश काल का आज 20वां दिन है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, शहर शहर खंडहर सा मंजर है। पुतिन जिद पर अड़े हैं, लेकिन जेलेंस्की हैं कि झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी और यूक्रेन में वॉर से बेगुनाह बेमौत मारे जाएंगे? जंग के 20वें दिन कीव पर रूसी हमले तेज। कीव पर रूसी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज जंग का 20वां दिन है और रूसी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। मिसाइल यूक्रेन पर कहर बरपा रही हैं। रूसी टैंकों ने वोल्खोनावा शहर को तबाह कर दिया है। यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा दावा भी सामने आया है। यूक्रेन में हर मिनट एक बच्चा रिफ्यूजी बन रहा है। तो ये बड़ा दावा किया गया है संयुक्त राष्ट्र की ओर से। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन में हर मिनट एक बच्चा रिफ्यूजी बन रहा है। तो आज जंग का 20वां दिन है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूसी टैंकों ने वोल्नोवाखा शहर को तबाह कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान भी सामने आ गया है और संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया है कि यूक्रेन में हर मिनट एक बच्चा रिफ्यूजी बन रहा है। उधर यूक्रेन के सशस्त्र बलों का बड़ा दावा, अब तक रूस के 13,500 सैनिक ढेर हो चुके हैं। 24 घंटों में रूस के 4 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए गए हैं। एक विमान, एक लड़ाकू विमान को भी मार गिराया गया है। तो अब तक रूस के सैकड़ों एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए गए हैं। बड़ा दावा किया गया है इस वक्त यूक्रेन की ओर से। यूक्रेन के सशस्त्र बलों की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि अब तक रूस के 13,500 सैनिक को यूक्रेन ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही महज एक दिन में रूस के 4 हेलीकॉप्टर को नष्ट करने का भी बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही एक विमान और एक लड़ाकू विमान भी गिराया गया है। तो अब तक रूस के सैकड़ों एयरक्राफ्ट नष्ट किए जाने का भी दावा सामने आया है। तो जंग का आज 20वां दिन है, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस भी हमलावर होता जा रहा है और इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों की ओर से ये बड़ा दावा सामने आया है। तो स्थिति देखकर फिलहाल यही लगता है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और कहीं से भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जंग फिलहाल रुक पाएगी, क्योंकि ना रूस झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। रूस का साथ देने पर चीन को अमेरिका ने फटकार लगाई है। अमेरिका ने रूस के मददगार चीन को दोबारा चेतावनी जारी कर दी है। चीनी उपकरणों के इस्तेमाल की खबर के बाद यूएस भड़का हुआ है। इटली की बैठक में यूएस ने 2 टूक चीन को दिए हैं। रूस की मदद न करे चीन, ये साफ तौर पर यूएस की ओर से कह दिया गया है कि रूस की मदद चीन द्वारा नहीं होना चाहिए। 16 मार्च को आईसीजे रूस और यूक्रेन वॉर पर महाफैसला सुनाएगा। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार रूस को चीन की ओर से मदद दी जा रही थी, उसके बाद यूएस की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है ड्रैगन के लिए। यह बड़ी चेतावनी, और ड्रैगन ने साफ तौर पर रूस के लिए यह कह दिया है कि मदद जाएगी। इस चीज को देखते हुए यूएस ने यह बड़ी चेतावनी दी है चीन को। इटली की बैठक में यूएस
ने दो टूक बयान सामने आए हैं और यूएस ने कहा है कि चीन रूस की मदद ना करे। तो रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इतने दिनों से जारी जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इतने दिनों से जारी जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है। इस युद्ध में अभी तक दोनों ही देशों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर यूक्रेन के आम नागरिक हैं। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं को भी युद्ध में काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व सैन्य जनरल ने दावा किया है कि रूस के पास महज 10 दिन का ही गोला बारूद बाकी है। यूरोप में अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेज ने दावा करते हुए कहा कि रूस के पास गोला बारूद और सैन्य शक्ति खत्म हो रही है। रूस को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इतने दिन तक उसके सामने टिक सकता है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी लुहानस्क क्षेत्र के पोपासना शहर पर रात भर प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुतिन का इरादा यूक्रेन के कई शहरों को अलेप्पो बनाने का है। अलेप्पो सीरिया का एक बड़ा शहर है। गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद सरकार की सहायता करने पहुंची रूसी सेना पर आरोप लगा था कि उन्होंने इस शहर पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित हथियार है। इसका इस्तेमाल धुएं, रोशनी और युद्ध के दौरान बम को अधिक घातक बनाने के लिए किया जाता है। यह हथियार इसलिए खतरनाक है क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद ये तेजी से जलता है, जिससे पैदा हुई भयंकर गर्मी और जहरीला धुआं इंसान को तुरंत मार सकता है। इसके जरिए कपड़ों, ईंधन, गोला बारूद और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगाई जा सकती है, जिस कारण दुश्मन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में कार्बन डाइसल्फाइड में घोल के रूप में आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बड़े पैमाने पर किया गया था। सफेद फास्फोरस से बने बम का इस्तेमाल कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और चेचेन युद्ध में खूब किया गया। वियतनाम युद्ध में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल वियतकांग विद्रोहियों के सुरंगों को बर्बाद करने के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर युद्ध में विजय पाने के लिए रूस ने नया प्लान तैयार किया है। क्या है रूस का गेम प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन की खूबसूरती मिट चुकी है और उसके कई शहर नरक बन गए हैं। 20 दिन बाद भी शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रूस के सैनिक राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक शहर में दाखिल नहीं हो सके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पोलैंड की सीमा के निकट एक सैन्य ठिकाने पर रूस के किए गए हवाई हमले से लड़ाई के नाटों तक पहुंचने की बढ़ती आशंका के बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के प्रयास में वहां भारी गोलाबारी कर रही है। आपको बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस बीच खबर है और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। सीएमआर से ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं।
तो आज भी सीएमआर में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लगातार कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, ये दौर जारी है जब बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं और आज भी लोग बड़ी संख्या में सीएमआर में उमड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जब एक बार फिर से शानदार बजट को लेकर लोग तारीफ करने, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए सीएमआर पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बेहतरीन बजट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाइयां मिल रही हैं, लोग सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे मुलाकात करेंगे, एक एक करके लोगों की शुभकामनाएं लेंगे, बधाइयां लेंगे। जिस तरीके से जो बजट सामने आया है वो बताया जा रहा है कि सबका बजट है, सबके लिए बजट है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है वो भी इस बजट से खासा खुश नजर आ रही है और यही वो वजह है कि लगातार जो लोग हैं वो सीएमआर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लोगों के बीच पहुंचे हैं। जादूगर इस वक्त लोगों के बीच में मौजूद है, लोगों की बधाइयां ले रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, उनके साथ फोटोज भी खिंचवा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम उपहार भी अपनी तरफ से लेके आए हैं। अनोखे उपहार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लोग अपने साथ लेकर आए हैं। ये एक पोस्टर आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति के हाथ में ये पोस्टर है और इस पोस्टर के माध्यम से, इंसाफों के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत का आभार जताने के लिए और अब सीएम गहलोत जो है अब मुलाकात कर रहे हैं जो भी लोग आए हैं आभार जताने के लिए। बजट घोषणाओं पर आभार जताने के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस दिन बजट पेश हुआ था 23 फरवरी को, उसके बाद से लगातार हर दिन प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं हर दिन। अब तक की अगर बात करें तो देखिए अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुख्यमंत्री का आभार जताकर जा चुके हैं अलग अलग दिनों में। तो हर रोज जो है वो दर्जनों प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं क्योंकि बजट में कई सारी ऐसी घोषणाएं दी है जो हर वर्ग को राहत देने वाली है, हर क्षेत्र के लिए खास घोषणाएं हैं। तो लगातार प्रतिनिधिमंडलों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है और आज भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का तरह तरह से आभार जो है वो जताया जा रहा है। कोई माला पहना रहा है, कोई फूल माला लेकर आया है, उनके लिए कोई शॉल लेकर आया है, कोई प्रतीक चिन्ह लेकर आया है, कोई तस्वीर लेकर आया है, कोई साफा लेकर आया है, कोई शॉल लेकर आया है। तो इन तमाम तरीकों से जो है वो आभार जो है वो जताया जा रहा है मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल दिनेश, लोग लगातार सीएमआर पहुंच रहे हैं और अनोखे अंदाज में उनको बधाइयां भी दे रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। कोई फूल माला लेकर आया है, कोई साफा लेकर आया है। और दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग मिल चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, यानी कि कहीं ना कहीं लोग बजट से संतुष्ट भी हैं। आज कौन सा खास वर्ग पहुंचा है मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए दिनेश? बिल्कुल, देखिए 1 लाख का जो मैंने आंकड़ा बताया वो भी करीब 3-4 दिन पहले का है। उसके बाद से और क्योंकि लगातार प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं तो ये आंकड़ा और बढ़ गया है क्योंकि जनता जो है वो खुश है। प्रदेश में जिस तरह की घोषणाएं की गई है और आज की अगर बात करें तो आज भी अलग अलग वर्गों से यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं। किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं, युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। ऐसे इसके साथ ही कई लोगों को राजनीतिक भी पिछले दिनों में मिली है तो वो भी अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि जो है वो अपने प्रतिनिधिमंडलों के साथ यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कितनी सहजता के साथ मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। जो भी लोग वहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए, आप देखिए कि एक बड़ी माला यहाँ पर लेकर आई गई है, लेकिन वो माला मुख्यमंत्री जो है, जो लोग माला लेकर आए हैं वापस उन्हीं के गले में डाल रहे हैं। तो ये इसी तरह की सहजता जो है वो रोज देखने को जी बिल्कुल दिनेश, हम देख भी पा रहे हैं जितना उत्साह जनता में है, लोगों में है, उतना उत्साह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में भी है जब वो लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं। लेकिन दिनेश, जो पिछले दिनों में भी हमने देखा कि जो लोग मिलने पहुंच रहे थे, संख्या इतनी ज्यादा है कि एक पाली में नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या आज भी इतनी बड़ा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं कि एक बार में नहीं मिल पाएंगे, कई पाली बनी हुई है मिलने के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों का जितना उत्साह है, क्योंकि लोग हर रोज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अलग अलग शिफ्ट में जो है वो मिलना पड़ रहा है, अलग अलग स्लॉट में। आज भी जो है वो कम से कम 2 स्लॉट यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि बाहर जब हम मुख्यमंत्री निवास के अंदर घुसे थे उस वक्त जो है वो बाहर तक कतारें लगी हुई थी। तो संभावना ऐसी ही है कि आज भी 2 स्लॉट कम से कम यहाँ पर होंगे जी। हालांकि 6 बजे, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक बैठक प्रस्तावित है सचिवालय में, वो सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आज कुछ कम संख्या में यहाँ पर लोगों को जो है वो जानबूझकर बुलाया गया हो। तो अभी जो है वो उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि महिलाएं जो पहुंची है आभार जताने के लिए, वो नारे लगा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के। दूसरे लोग जो आए हैं वो भी लगातार नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और बजट घोषणाओं के लिए आभार जता रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर हम देख सकते हैं कि एक खुशी जो है वो, क्योंकि हर वर्ग को जो है इस बजट में साधने का प्रयास किया गया था। अलग अलग वर्गों की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए किसान वर्ग, क्योंकि यहाँ पर आज पहुंचे हैं किसानों से बड़ी संख्या में आभार जताने के लिए, तो किसानों के लिए अगर सबसे बड़ी घोषणा की अगर बात करें तो दूध पर जो अनुदान मिलता था 2 रुपए प्रति लीटर, जो मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली थी उसके कुछ महीनों बाद ही ये घोषणा की गई थी कि दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। उसे इस बार के बजट में बढ़ाकर उसे 2.5 गुना और बढ़ा दिया गया है। 5 रुपए जो है वो प्रति लीटर अनुदान अब कर दिया गया है। तो ये सीधे तौर पर किसानों को आर्थिक संबल देने वाला कदम है और किसानों की जिस तरह के हालातों की बात की जाती है कि किसानों के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, दयनीय हालातों में जो है वो अपने दिन गुजारते हैं, परिवार का पेट पालना मुश्किल होता है। तो ऐसे वक्त में जब उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान मिलेगा दूध पर, तो जाहिर तौर पर उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। दूसरे वर्गों की अगर बात करें, देखिए महिलाएं आज बड़ी संख्या में आई है आभार जताने के लिए। महिलाओं के लिए खास घोषणा की अगर बात करें तो 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा बजट में की गई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घोषणा है। हर महिला के हाथ में जो है वो स्मार्टफोन होगा और प्रदेश में 1,33,00,000 महिलाओं को जब मिलेगा तो ये सीधे तौर पर पूरे प्रदेश तक एक तरीके से इसके माध्यम से पहुंचने का प्रयास होगा, क्योंकि एक महिला के पीछे उसका पूरा परिवार भी होता है। तो एक तरीके से पूरे प्रदेश तक पहुंचने की कोशिश है। इसके साथ ही महिलाओं के एक और खास घोषणा की अगर बात की जाए तो वर्क फ्रॉम होम, इसके लिए जो है वो स्कीम, अगर कोई महिला जिसका कोरोना काल में काम छूट गया है और वो चाहती है कि घर पे रहते हुए ही वो कामकाज भी करे, अपने परिवार को चलाने में मदद करे, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम योजना जो है वो सरकार लेकर आई है इस बार के बजट में। तो ये एक खास घोषणा महिलाओं के लिए रही है। जी बिल्कुल दिनेश, तमाम वर्ग पर फोकस किया गया इस बजट में और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार लोग सीएमआर भी पहुंच रहे हैं और लोगों के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि भी देखने को मिल रही है बजट को लेकर। दिनेश, लेकिन आपने बताया कि 6 बजे एक बैठक भी प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का, तो क्या लगता है और कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल, देखिए 6 बजे वो बैठक प्रस्तावित है सचिवालय में। बजट क्रियान्वयन को लेकर बजट है। देखिए बजट घोषणा ही पर्याप्त नहीं है। बजट में जो घोषणाएं की गई है उन घोषणाओं की समय पर क्रियान्वित उन लोगों का उनका लाभ मिले, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। और सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं, एसीएस स्तर के, प्रमुख शासन सचिव स्तर के और शासन सचिव स्तर के, उन अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करेंगे। फोकस यही रहेगा कि जो घोषणाएं की गई है बजट में, उन घोषणाओं की जल्द से जल्द क्रियान्वित की जाए, उस पर जल्दी काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही पिछले बजट की जो घोषणाएं अधूरी रह गई उन घोषणाओं को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो 23 फरवरी को जो है बजट आया है और उसके तत्काल बाद जो है बजट की क्रियान्विति पर भी साथ साथ जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जब घोषणाएं क्रियान्वित होंगी, धरातल पर जब योजनाएं आएंगी, तभी उसका लाभ जो है वो आम जनता को मिल पाएगा। और आम जनता को अगर लाभ मिलता है तो उसका सीधे तौर पर फायदा जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी तो उसका सीधा फायदा जो है मिलेगा। तो मिशन 2023 के मद्देनजर भी हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि अब तकरीबन 1.25 साल का वक्त बचा है जब राजस्थान में चुनाव होंगे, तो उसकी भी तैयारी जो है वो मिशन 2023 की ये तैयारी है। और लोगों का उत्साह तो आप देख ही सकते हैं, जब घोषणाएं क्रियान्वित होंगी, धरातल पर आएंगी, तो जाहिर तौर पर लोग उत्साह और बढ़ेगा। और देखिए ये जो बजट आया अभी, इससे केवल आम लोग ही खुश नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो सब खुश हैं और वो अपने साथ लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताना। क्योंकि अब
ये कह सकते हैं कि संगठन की राह जो है वो काफी आसान हो गई है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास ऐसे काम है जो वो जनता के बीच में जाकर बता सकते हैं कि क्या काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं राजस्थान में। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि की अगर बात करें, विधायकों की अगर बात करें, तो वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो है वो बड़े स्तर पर काम स्वीकृत किए गए हैं बजट में। तो वो जो है वो जनता को जाकर अपने काम बताएंगे, वहां पर जो है वो जब कामकाज बताएंगे तो उनके जीत कर आने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर हर वर्ग खुश है, न केवल आम लोग बल्कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। और बजट घोषणाओं की जिस तरीके से मैं बातें कर रहा था कि क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की गई, तो उसमें अगर सबसे प्रमुख घोषणा की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख घोषणा इस बार की गई कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन बहाली का जो है वो ऐलान किया गया इस बार बजट में। और ये बेहद खास घोषणा थी, 8 लाख कर्मचारियों से सीधे जुड़ी हुई क्योंकि ये घोषणा थी। और अगर बात की जाए तो पूरे देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह का ऐलान किया कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। साल 2004 से ये मांग चली आ रही थी क्योंकि साल 2000 में जो है वो नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी और उसी के बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा था कर्मचारी संगठनों का। राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। और इस बार ये जो घोषणा की गई उसे देखा जा रहा है एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक के बाद में। आपने देखा कि जब राजस्थान में ये घोषणा हुई तो उसके बाद में दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठी, दबाव जो है वो वहां के कर्मचारी बनाने लगे अपनी अपनी राज्य सरकारों पर की जो है इस तरह की घोषणा की जानी चाहिए। हमारे यहाँ जब राजस्थान में घोषणा है तो हमारे यहाँ राज्य में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ ने जो है इसकी घोषणा भी की है, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने। तो कांग्रेस ने ये वादा भी किया है कि अगर वो सत्ता में आती है अपने अपने राज्यों में तो अपने यहाँ पर जो है वो ओपीएस लागू करेगी। तो कुल मिलाकर ओपीएस जो है वो लागू करने की मांग पूरे देश में हो रही है। और राजस्थान का ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो कहा जा सकता है कि राजस्थान का जो है मास्टर स्ट्रोक जो है वो जी बिल्कुल दिनेश, इस पूरे बजट को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और दिनेश, थोड़ी देर में बैठक भी होने वाली है, तो जिस तरीके से वहां पर भीड़ है, लोग जुटे हुए हैं, क्या ऐसा लग पा रहा है दिनेश कि आज सभी लोग मिल पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, या ऐसा भी लग रहा है कि कल फिर लोग सीएमआर में उमड़ने वाले हैं? दिनेश देखिए, ये सिलसिला तो लगा रहेगा क्योंकि आभार जताने वालों की कतार बहुत लंबी है और समय जो है वो सीमित है। तो कल भी जो है संभावना है कि वो लोग पहुंचेंगे आभार जताने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल लेकर। तो देखिए, खास बात ये कि सभी धर्मों के लोग भी आज मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये विधायक प्रीति शेखावत है। प्रीति शेखावत वल्लभनगर से उपचुनाव जीतकर आई है और इसके साथ वल्लभनगर उदयपुर प्रतिनिधिमंडल, देखिए आप बड़ी माला लेकर यहाँ पर पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल और आगे जो है वो प्रीति शेखावत वो जो है वो नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री का आभार यहाँ पर जताया गया है। और क्योंकि ये क्षेत्र उदयपुर, ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो उदयपुर क्षेत्र से आया है, तो यहाँ पर एक श्रीनाथ जी की प्रतिमा भी जो है वो मुख्यमंत्री के लिए लाई गई है। श्रीनाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी विराजते हैं और उनकी ओर से ये भेंट जो है वो यहाँ पर लाई गई। आज देखिए, सभी धर्मों के धर्मगुरु जो है वो भी मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि धार्मिक स्थलों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बात के बजट में की गई। न केवल बजट में बल्कि जब रिप्लाई हुआ मुख्यमंत्री का बजट बहस पर चर्चा के बाद में, उसमें भी धार्मिक स्थलों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई और जिसकी वजह से सभी धर्मों के धर्मगुरु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब देखिए, जैसे जैसे लोग मुख्यमंत्री का आभार जताते जा रहे हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं और उसकी जगह अब दूसरे लोग बाहर, जो लोग अब तक कतार लगी हुई थी, वो लोग अब उनको एंट्री दे दी गई है। और अब जो है जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ एक राउंड समाप्त करेंगे, वापस जो है वो लौटेंगे तो दूसरा जो फ्लोट है उससे मिलते हुए जो है वो लौटेंगे। और देखिए, सहारा विधायक जो है वो गायत्री त्रिवेदी भी यहाँ पर पहुंचे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में। ये भी उपचुनाव जीत कर आई है सहारा से और आभार जताने के लिए पहुंची है मुख्यमंत्री का। तो
लगातार जो है प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से अपने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री का आभार यहाँ पर जताया जा रहा है। और तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि किस सहजता के साथ में मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी कोई मुख्यमंत्री को माला पहनाने की कोशिश कर रहा है वापस उसी के गले में माला डाल दे रहे हैं। साफा जो है कोई पहनाने की कोशिश करता है वापस उसी के सिर पर जो है वो साफा पहना दे रहे हैं। तो इसी तरह की तस्वीरें रोज यहाँ पर मुख्यमंत्री ठीक है दिनेश, ठीक है, बने रहेंगे आपके साथ, लगातार जानकारी भी लेते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फौरन लौटेंगे।